हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट प्लेटफॉर्म। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे BHU PET केमिस्ट्री 2015 वाला पेपर, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 तक लगभग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग उसके बाद देखेंगे, ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन? ठीक है, जो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है उसमें हम लोग किसको एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, है ना? तो उसका आंसर है मतलब उसका आंसर है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन को हम लोग एज सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं इन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फिर आप शायद से सोचेंगे कि आखिर नाइट्रोबेंजीन ही क्यों हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना? तो उसके लिए मैं आपको इसको टॉल्यूइन के साथ कंपेयर करके बताता हूँ। ठीक है, ये है हम लोगों के पास टॉल्यूइन, ठीक है, CH3, और ये है हम लोगों के पास नाइट्रोबेंजीन, है ना? यानी कि बेंजीन रिंग के साथ NO2, है ना? ये आ गया NO2, ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। तो आप देखेंगे ये जो CH3 है, CH3 क्या शो करेगा? प्लस H इफेक्ट, जिसके कारण ये वाला जो होगा ये इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, इट एक्टिवेट्स। मगर ये जो NO2 है ये क्या शो करेगा आपके पास? माइनस M इफेक्ट। ठीक है, ये क्या शो करेगा? माइनस M इफेक्ट या माइनस R इफेक्ट, जिसके कारण क्या हो जाएगा? ये जो रिंग है बेंजीन रिंग ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, और ये डीएक्टिवेट हो जाने के कारण ये क्या होगा? इट डज नॉट पार्टिसिपेट does not participate in Friedel-Crafts reaction in Friedel-Crafts रिएक्शन। ठीक है, और हम लोग को एज ए सॉल्वेंट क्या चाहिए? ठीक है ना, सॉल्वेंट हम लोग को कैसा चाहिए होता है किसी भी रिएक्शन में? जो कि नॉन रिएक्टिव हो, है ना? और फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यदि ये वाला यहाँ पर यदि हम लोग टॉल्यूइन वगैरह यूज कर देते या एनिसोल वगैरह यूज कर देते तो उसमें ये बेंजीन रिंग इट वुड बी एक्टिवेटेड, जिसके कारण ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दैट्स वाई हम लोग इसे नहीं यूज कर सकते हैं एज ए सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन में बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट। ऑक्सीजन में बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट, व्हाट इज द अदर प्रोडक्ट? ठीक है, तो ये आपको बता रहा है पोटेशियम क्लोरेट यानी कि KClO3। KClO3 से हम लोग को मिल रहा है ऑक्सीजन, उसके साथ हम लोग को क्या मिल रहा है? ठीक है, तो आप अच्छे से देखेंगे तो KClO3 के साथ हम लोग को मिल रहा है ऑक्सीजन, और हम लोगों को मिलता है KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। दैट इज ऑप्शन नंबर 2, पोटेशियम क्लोराइड। इसमें में भी कंफ्यूजन हो सकता है कि पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, तो इट इज पोटेशियम क्लोराइड KCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ईच पेयर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द आयन विच इज लार्जर इन साइज। इन दोनों में आपको बताना है कि कौन बड़ा होगा साइज में। ओके, सो ये हम लोग कैसे बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहला हम लोग कंपेयर करेंगे CO2 प्लस CO3 प्लस। ठीक है, ये सेम ही आयन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? CO2 प्लस से जब ये CO3 प्लस बनता है तब इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस हो जाता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, उससे क्या होगा? इसका जो न्यूक्लियस है वो और स्ट्रांगली इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा? इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस देन साइज डिक्रीजेस। तो इनमें से कौन सा किसका साइज लार्जर है? हम लोग को लार्जर साइज पूछा है, सो दैट इज CO2 प्लस। सो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 कैंसल्स आउट, ऑप्शन 1 और 3 में से देखना है। नेक्स्ट Na प्लस,
सोडियम प्लस एंड फ्लोरीन माइनस, फ्लोराइड आयन, ठीक है, Na प्लस और F माइनस, ठीक है। Na प्लस और F माइनस में से हम लोग को क्या पता है, Na प्लस में यदि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 10। सिमिलरली यदि आप फ्लोरीन माइनस में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे सो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बट इन Na प्लस इसमें क्या हो रहा है, ये नॉर्मल एक हम लोग का Na एटम है। इसमें जब हम लोग इसका कैटायन बनाएंगे, ठीक है, इसका यदि हम लोग कैटायन बनाएंगे तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा। मगर ये सपोज है हम लोग के पास फ्लोरीन आयन, इसका यदि हम लोग एनायन बनाएंगे तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, जब हम लोग कैटायन बनाएंगे तो इसमें यही सेम केस होगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियस और तेजी से इसको अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इसका साइज छोटा हो जाएगा। और इस फ्लोरीन जब ये F माइनस आएगा यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएंगे, न्यूक्लियस उतने अच्छे से इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका साइज बढ़ जाएगा। तो बड़ा साइज किसका होगा, F माइनस का, ठीक है। तो दोनों में ही आपको क्या दिया हुआ है, F माइनस। बोथ आर पॉसिबल टिल नाउ। नेक्स्ट O2 माइनस एंड H2 माइनस। O2 माइनस और H2 माइनस में देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऑक्सीजन हम लोग का कौन सा है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, और सेकेंड पीरियड एलिमेंट, और सल्फर क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो जब भी हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम ग्रुप के हैं, ठीक है, जब भी हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तब साइज क्या करेगा, साइज विल इंक्रीज, ठीक है, तब साइज विल इंक्रीज, है ना। तो ये भी सेम है, ठीक है, H2 माइनस H2 माइनस। अब जो मेन दिक्कत वाली बात है वो है Fe2 प्लस और Zn2 प्लस, ठीक है। पहले तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए Fe2 प्लस एंड Zn2 प्लस का। यदि आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे Fe2 प्लस का, सो दिस इज क्या होता है, ये 3d6। और यदि आप Zn2 प्लस का देखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d10। सो यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो आयनिक रेडियाई जब आप देखेंगे इन दोनों का ही, तो आपको ये देखने को मिलेगा दैट Fe2 प्लस का आयनिक रेडियाई Zn2 प्लस से ज़्यादा है, ठीक है। और इसी कारण से यहाँ पर आ जाएगा Fe। सो आवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। ओके, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many unpaired electrons are there in an atom of silver in ground state, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में, सिल्वर का ग्राउंड स्टेट में कितना एटम्स, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो हम लोग को बताना है। तो इससे पहले हम लोग को सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, ठीक है। सिल्वर का यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, Ag, सिल्वर यानी कि Ag, है ना, सिल्वर यानी कि Ag का हम लोग यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, बस उसका वैलेंस शेल वगैरह का, ठीक है, दैट इज 4d10 5s1। ओके, दैट इज 4d10 5s1। तो यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1, क्योंकि ये तो 4d है, 4d10 यानी कि सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर्ड होगा। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिल्वर का एटॉमिक नंबर, सिल्वर का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, उसका एटॉमिक नंबर वगैरह पता होना चाहिए। और इसके लिए एक ट्रिक देखिए, आपको ये यदि इसका ग्रुप पता है, ठीक है, क्या होता है, Cu Ag Au, यानी कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इन सब का ग्रुप सेम है, तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। और कॉपर का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, वो क्या होता है, कॉपर का होता है 3d10 4s1, ठीक है, ये होता है कॉपर का। तो सिमिलरली Ag का क्या हो जाएगा, 4d10 5s1। सिमिलरली गोल्ड का क्या हो जाएगा, 5d10 6s1। ओके, सो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ P4O10 will react with 1 mole of water? How many moles of P4O10 will react with 1 mole of water?
तो ये यदि आपको रिएक्शन पता होगा, ठीक है, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ये P4O10 प्लस 6H2O गिव्स 4H3PO4, ठीक है, ये आपको रिएक्शन पता होना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ P4O10 दे रहा है 4H3PO4, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ P4O10 रिएक्ट कर रहा है कितने वाटर से? 6 वाटर से, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं? अच्छा, क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितना मोल ऑफ वाटर रिएक्ट करेगा P4O10 से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ P4O10 रिएक्ट कर रहा है विथ 6 मोल ऑफ वाटर, यानी कि 6 मोल ऑफ वाटर रिएक्ट कर रहा है विथ 1 मोल ऑफ P4O10, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, वो हम लोग को देखना है। 1 मोल ऑफ वाटर विल रिएक्ट विथ 1/6 मोल ऑफ P4O10, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दो टेम्पटिंग ऑप्शन लगेंगे, 6 और 1/6, जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है 1/6, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। और P4O10 का स्ट्रक्चर शायद सब लोगों को पता होगा, है ना। वो क्या होता है? ऐसे बेंजीन टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। इस टाइप का एक अल्टरनेट टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, और इधर पर आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। ये हो जाता है आपके पास P4O6, और इसी में आपको हर एक फास्फोरस के ऊपर एक एक करके ऑक्सीजन जोड़ देना है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से 6H2O, ठीक है, मतलब कि इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है। तो जहां पर भी आपको POP बॉन्ड दिख रहे हैं, वहां पर आपको हाइड्रोलिसिस कर देने हैं, है ना। तो वैसे करके हम लोग को इसे सॉल्व करना है। जैसे देखिए, 1 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर हो गया, 4 यहाँ पर हो गया, ऐसे कर करके हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है, इसको 6H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। 1 2 3, यहाँ पर आप कर दीजिए मे बी 4, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर 5, ये हो जाएगा यहाँ पर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। 22 grams of N2O5 reacts with 10 gram of water to produce 22 gram of nitric acid. What is the percent yield of nitric acid? ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे परसेंट यील्ड आएगा तो 100% तो होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ना। सो ये हम लोग को ऑब्टेन होता नहीं है, 100 से तो कम ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसे अब सॉल्व कैसे करना है? देखिए, ये आपको रिएक्शन पता होगा क्या? N2 सॉरी, ये रिएक्शन होता है N2O5 प्लस H2O गिव्स 2HNO3, ठीक है। और हम लोग को क्या पता है? ये यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है कि 1 मोल ऑफ N2O5 गिव्स 2 मोल ऑफ HNO3, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 108 grams of N2O5 gives 126 ग्राम HNO3, ठीक है। तो इसमें देखिए, आपको इन सभी का मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही होगा, है ना। N2O5 का होता है 108 और HNO3 का होता है 63 के आसपास, ठीक है। अब जो ये हम लोग का रिएक्शन है, इसमें यदि आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिख रहा है? N2O5 प्लस H2, है ना, यानी कि ये 1:1 रेशियो में है, ठीक है। यदि हम लोग 108 ग्राम N2O5 लेते हैं तो उसके साथ कितना रिएक्ट करेगा? 18 ग्राम वाटर रिएक्ट करेगा, ठीक है। यदि हम लोग 1 ग्राम N2O5 लेंगे तो उसके साथ कितना वाटर रिएक्ट करेगा? 18/108। तो यदि हम लोग 22 ग्राम N2O5 लेंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसके साथ रिएक्ट करेगा 18/108 इंटू 22, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 3.67 ग्राम्स वाटर। और हम लोग के पास वाटर कितना दिया हुआ था? 10 ग्राम्स वाटर अवेलेबल था, यानी कि ये तो हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ठीक है। तो
लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये, दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, ये है लिमिटिंग वाला केस, ठीक है। तो अब हम लोग को इसके आगे प्रोसीड करना है। देखिए इसके आगे वाला स्टेप्स कैसे करने हैं। हम लोग के पास दिया गया है 22 ग्राम N2O5, ठीक है, ये हम लोग को दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता है 108 ग्राम N2O5 देगा हम लोगों को 126 ग्राम HNO3, ठीक है। तो 1 ग्राम N2O5 कितना देगा हम लोगों को, इट विल गिव 126 बाई 108 ग्राम HNO3, ठीक है। तब फिर 22 ग्राम N2O5 ये हम लोग को कितना देगा 126 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 22 ग्राम्स, ठीक है, HNO3। और इसका जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, देखिए, है ना। सबसे पहले हम लोग इसे कैंसिल आउट करने का कोशिश करते हैं। देखिए ये 2 से कैंसिल आउट होगा, है ना, ये आपके पास आ जाएगा 54, यहाँ पर आ जाएगा 11, ठीक है, ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 27, ये हो जाएगा आपके पास 63, ठीक है। अब ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3, ये हो जाएगा आपके पास कितना, सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास 9, ये हो जाएगा आपके पास 21, ठीक है। ऐसे फिर से कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो फाइनली हम लोग के पास कितना आ रहा है 7 इंटू 11, है ना। फाइनली हम लोग के पास कितना आ रहा है 7 इंटू 11, दैट इज 77 ग्राम्स, ठीक है। और एक डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को डिवाइडेड बाई 3 करना है, ये वाला 3, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो और हम लोग को क्या बताया गया था कि हम लोग को जो HNO3 मिल रहा है वो कितना मिल रहा है हम लोग को, नाइट्रिक एसिड 22 ग्राम नाइट्रिक एसिड मिल रहा है, ठीक है। ऑब्टेन्ड हुआ हम लोग के पास 22 ग्राम नाइट्रिक एसिड, और हम लोग को आना चाहिए कितना, आइडियल जो इसका यील्ड होना चाहिए दैट शुड बी 77/3, ठीक है, ये आइडियल यील्ड है और हम लोग को मिल रहा है 22 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम लोग इसका परसेंटेज निकालेंगे, है ना, और इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 25 पॉइंट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 25 पॉइंट कितना, ये आपके पास आएगा नियर अबाउट 25.67, ठीक है, 25.67। और हम लोग को मिला कितना है, दिया है हम लोग को 22 ग्राम्स, ठीक है। तो अब हम लोग को इसका परसेंट यील्ड निकालेंगे, ठीक है, परसेंट यील्ड, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, इट इज ऑब्जर्व्ड वेट डिवाइडेड बाई थियोरिटिकल वेट मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑब्जर्व्ड है, ये हम लोग का थियोरिटिकल वेट है, ठीक है। तो इसे हम लोग करेंगे तो 22 डिवाइडेड बाई 25.67 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपके पास करीब करीब आएगा 85.7, ठीक है। तो इसी के आसपास का हम लोग को आंसर मिल जाएगा कितना, देखिए यहाँ पर हम लोग को आंसर मिल जाएगा 87%, ठीक है, 87%। एक और बात आपको बता देता हूँ कि यदि आपका यील्ड लगभग 80% 90% होता है, ठीक है, उससे आगे होगा तो और अच्छा, यदि 80% 90% होता है तो वो बहुत अच्छा यील्ड माना जाता है, और यदि 30% 20% तो ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है, 10 ml of 0.1 normal sodium hydroxide is added to 20 ml 0.1 normal sulfuric acid and the resultant solution is titrated against 0.1 normal sodium hydroxide, what will be the value, ठीक है, एट द एंड पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट में कितना हम लोग का वैल्यू आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है ना, कि हुआ क्या इसमें एक्चुअली, ठीक है। देखिए अच्छे से इसमें आपको क्या बताया गया है, इससे पहले एक मिनट, इसको कर देते हैं छोटा, ठीक है। तो
सबसे पहले तो आपको बताया गया है कि हम लोग लिए हैं 10 ml 0.1 नॉर्मल NaOH, इसके साथ हम लोग मिला दिए हैं कितना 20 ml 0.1 नॉर्मल नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, ठीक है, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 क्या होता है, एक डाइबेसिक एसिड होता है। तो क्या यहाँ पर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलिटी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मलिटी दिया हुआ है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज ये जो हम लोग का रिजल्टेंट जो हम लोग का नॉर्मलिटी आएगा इस मिक्सचर का, वो क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ठीक है। यह है हम लोग का 1, यह है हम लोग का 2, ठीक है। तो अब इसको हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं। सॉरी, ये होगा हम लोग का 1, ये होगा हम लोग का 2, है ना, क्योंकि नॉर्मलिटी तो पॉजिटिव में ही होगा, है ना, तो आंसर तो पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एसिड ज़्यादा है, बेस कम है, तो यानी ओवरऑल सोल्यूशन हम लोग का एसिडिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 30 विच इज इक्वल्स टू 1 बाई 30। तो हम लोग का जो मिक्सचर का, ठीक है, मिक्सचर जो हुआ उसका हम लोग को नॉर्मलिटी कितना मिला, उसका n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो 1 बाई 30n, ठीक है। ये आ गया हम लोग का उसका मिक्स, ठीक है। तो ठीक है, तो मिक्सचर के लिए क्या क्या आया हम लोग का 1 बाई 30n, और क्या आया हम लोग के पास 30 ml, ठीक है, उसका वॉल्यूम है 30 ml, ठीक है। और जो हम लोग सेकेंड में जो ये हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसके लिए क्या है 0.1 नॉर्मल आपके पास है NaOH, और इसका वॉल्यूम आपको पता नहीं, ठीक है। अब इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, वो भी आपको पता ही होगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, ठीक है। तो N1 में हम लोग क्या पुट कर देंगे 1 बाई 30, और V1 में हम लोग क्या पुट कर देंगे 30 विच इज इक्वल्स टू N2 हो जाएगा 0.1 इंटू V2 हम लोग को पता नहीं, ठीक है, इसको हम लोग V2 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, ये 30 कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो V2 क्या आ जाएगा हम लोग के पास 1 डिवाइडेड बाई 0.1, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 10, ठीक है। तो ये 10 ml आ जाएगा, तो V2 आपके पास कितना आ जाएगा 10 ml आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया है, देखिए an aqueous solution of a substance gives a white precipitate when a few drops of sodium hydroxide are added. The precipitate dissolves when excess sodium hydroxide are added is added. The substance may be, देखिए ये आपको मतलब कि ऐसे ही पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये सब्सटेंस क्या हो सकता है ना। तो ये सब्सटेंस होता है आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट। तो जब भी आप एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ यानी कि Al2SO4, ठीक है, Al2SO4 होल 3, इसके साथ जब भी आप क्या ऐड करेंगे NaOH ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आपको हमेशा क्या देगा AlOH होल 3 का एक आपको प्रेसिपिटेट देगा, जो कि होगा व्हाइट कलर का, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट देगा। मगर इसी में यदि आप एक्सेस NaOH ऐड कर देंगे तो ये प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये जो प्रेसिपिटेट है इट डिसॉल्व्स, ओके, ये डिसॉल्व हो जाएगा।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिएजेंट में बी यूज टू प्रेसिपिटेट बेरियम फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, बेरियम को हम लोग को यदि प्रेसिपिटेट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे। देखिए ये भी क्या होता है, आपका एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही है। ठीक है, या तो आपको पता होगा या तो आपको नहीं पता होगा, है ना। तो ये सब हम लोग किस में पढ़ते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों हम लोग किस में पढ़ते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, सो बेरियम को यदि हम लोग को प्रेसिपिटेट आउट करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यदि हम लोग इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, मे बी सपोज Ba2 प्लस हम लोग H2SO4 दे देंगे, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, BaSO4 होल 2। ठीक है, सॉरी BaSO4 का यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन में इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाएगा। यदि ये सॉल्युबल हो जाता तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब तब तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है। इसीलिए हम लोग BaSO4 को चूज मतलब सिलेक्ट किए, मतलब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को सिलेक्ट किए हैं टू प्रेसिपिटेट बेरियम। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। A non-stoichiometric oxide of silver has composition Ag1.80। ठीक है, Ag1.8 यानी कि इसमें कुछ पोर्शन इसमें Ag प्लस प्रेजेंट है, कुछ पोर्शन इसमें Ag2 प्लस प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें ज्यादा पोर्शन किसका प्रेजेंट है, Ag प्लस का प्रेजेंट है ना, क्योंकि Ag प्लस से क्या बनता है हम लोग के पास Ag2O, और Ag2 प्लस होगा तो क्या बनेगा AgO, है ना। तो Ag2O और ये 2 के पास है। ठीक है, तो ज्यादा पोर्शन किसका होगा, Ag प्लस का होगा। सो व्हाट परसेंट ऑफ Ag इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Ag2 प्लस। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ Ag इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Ag2 प्लस। ये भी जैसे कि हम लोग क्लास 11-12 में करते आए हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अच्छा, एक और बात, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 1.82 के बहुत करीब है, यानी कि Ag प्लस का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, यानी कि Ag2 प्लस का कंसेंट्रेशन बहुत ही कम होगा। ठीक है, बहुत ही कम होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करना है, पहले तो इसको हम लोग इसके एक ऐसे फॉर्म में लिख लेंगे, क्या, Ag180O200। ठीक है, ताकि इससे हम लोग को फर्दर कैलकुलेशन करने में आसान हो, है ना। अब यहां से हम लोग को कुछ अजम्पशंस करने होंगे। ठीक है, लेट x बी Ag2 प्लस, लेट x बी Ag2 प्लस। फिर यहां से जब हम लोग चार्ज बैलेंस करेंगे, है ना, चार्ज बैलेंस करेंगे मतलब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग को A अमाउंट ऑफ Ag प्लस प्लस B अमाउंट ऑफ Ag2 प्लस इज इक्वल्स टू C अमाउंट ऑफ O2 सॉरी ऑक्सीजन 2 माइनस, है ना, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल हम लोग को इसको इलेक्ट्रोन्यूट्रल रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ओवरऑल तो ये कंपाउंड न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, Ag2 प्लस कितना है x। ठीक है, Ag प्लस कितना है x। ठीक है, सॉरी Ag2 प्लस कितना होगा x, और क्योंकि इसमें 2 प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए कैसे होगा ये वाला, है ना। यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया था, दैट वुड बी इक्वल्स टू O100। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x Ag2 प्लस। ठीक है, 2x Ag2 प्लस। ठीक है, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, दिस वुड बी इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स Ag प्लस, है ना। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 180 माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, यानी कि 180 प्लस x इज इक्वल्स टू 200, यानी कि x इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, इससे आप सॉल्व करेंगे तो x वुड बी इक्वल्स टू 20। अब हम लोग को क्या देखना है कि परसेंट Ag2 प्लस। ठीक है, तो परसेंट Ag2 प्लस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कितना था Ag2 प्लस। ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ Ag2+ कितना था 20 और टोटल नंबर ऑफ सिल्वर आयंस कितने थे 180। तो इसका हम लोग को परसेंटेज निकालना है तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। और 2 से 18 क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, है ना। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा नियरली 11.1%, ठीक है। 11.1111 ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे 11% में, ठीक है। तो ये जो हम लोग का आंसर आ जाएगा दैट वुड बी 11%, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, ये सब जो हम लोग किए थे दैट इज चार्ज बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने इसका चार्ज को बैलेंस किया है ना। ओके, सो अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेन्स 200 ppm of Ca2+. What is the molality of the solution with respect to Ca, ठीक है। 200 ppm आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें आपका फॉर्मूला एक होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, ppm इज इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ Ca2+ डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। और क्योंकि ये ppm में है इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ कर देते हैं, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये आपके पास कितना आएगा, ये था क्या था आपके पास 200 ppm, दिस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ Ca2+, ठीक है। इसको हम लोग W लिख देते हैं डिवाइडेड बाई मास मल्टीप्लाइड बाई 10⁶, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, यहाँ से आपका 2 0 कट के ये आ गया 10⁴, ठीक है। इसको जब आप उस साइड लेकर जाएंगे यानी कि ये जो स्मॉल w बाई, ठीक है, ये जो w/m हुआ, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। ये आ गया आपके पास, है ना, w/m। अब आपको क्या पता है कि ये जो मोलालिटी, ठीक है, मोलालिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ये आपको अच्छे से पता है ना। मोलालिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ Ca2+ मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Ca2+, है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Ca2+, ठीक है। तो इसको आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास क्या हो जाएगा w/m मल्टीप्लाइड बाई 1000, है ना। और w/m आपको तो पता ही है पहले से, ये क्या है, ये वाला वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 3 0 3 0 और यहाँ पर जो -4 से हो जाएगा -1, यानी कि ये आपका हो जाएगा 0.2 मोलर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मोलरिटी। ओके, सो यहाँ पर क्या था, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मूला में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता, ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको C/m नहीं लिखेंगे, यहाँ सॉरी यहाँ पर हम लोग इसको W/m ना लिखकर हम लोग इसको लिखेंगे W/v, ठीक है, W/v, दिस इज इक्वल्स टू दिस मच अमाउंट, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग को m भी है, ठीक है। यानी कि ये जो फॉर्मूला है इसके साथ मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम होगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू मोलालिटी, ठीक है। मोलालिटी आपको पता ही है ना। तो यहाँ पर हम लोग को इसका मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40 होता है Ca का, कैल्शियम का, तो इसको हम लोग फर्दर 40 से डिवाइड कर देंगे। सो दिस वुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 4,
ओके, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। दिस वुड बी इक्वल्स टू 0.005, या फिर हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। इनमें से क्रिस्टलाइन कौन नहीं होता, यानी कि एमोर्फस होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम लोग 11-12 में पढ़ते आए हैं, ठीक है। डायमंड तो क्रिस्टलाइन होता है, आपको सभी को पता है। क्वार्ट्ज भी क्रिस्टलाइन होता है, सभी को पता है। चौक भी क्रिस्टलाइन होता है। ग्लास हम लोग पढ़े थे कि ये एमोर्फस होता है ना। ग्लास जब हम लोग बहुत देर तक रख देते हैं, मतलब बहुत सालों तक रख देते हैं, तब वो क्या बन जाता था, सुपर कूल्ड लिक्विड या ऐसे कुछ था ना, वो बन जाता था। सो ग्लास क्या होता है, अमोर्फस होता है, ये हम लोग सभी को पता है। अच्छा, अब हम लोग को इस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द चार्ज एन ऑन द सिलिकेट आयन, ठीक है। सिलिकेट के ऊपर ये वाला चार्ज क्या है, ठीक है। तो इसका हम लोग को स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए Si2O7, ठीक है, Si2O7, ठीक है। तो आपको क्या पता है, सिलिकेट होगा, ठीक है, यानी कि एक आपके पास क्या होगा, SiO ठीक है, यहाँ तक तो आपका हो गया, ठीक है। आपको बनाना क्या है, Si2O7, ठीक है। एक आपका ये सिलिकेट हो गया। अच्छा, इसमें आपको पता है कि इसमें और कोई सिलिकॉन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो होता नहीं है, सिंगल बॉन्ड होता है। एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, मतलब ओवरऑल ये सब क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप में होता है, ठीक है। तो ये 4 इसके हो गए और इसके 4 हम लोग बना देते हैं, ठीक है। तो ये 4 इसके हो गए। अब जो जो ऑक्सीजन खाली पड़े हैं उन सब पर हम लोग एक एक नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, ठीक है, एक एक नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिख रहा है, Si2O7 चार्ज कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस, ठीक है। Si2O7 6 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, देखिए -6, है ना। हम लोग का आंसर हो जाएगा -6, ठीक है। ऐसे सिंपल टाइप का स्ट्रक्चर आएगा तो आप आराम से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। यदि कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो शायद ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आपको देंगे भी नहीं एग्जाम में, तो उस टाइम शायद थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Silver is extracted from the crude metal by leaching with a solution of NaCN in the presence of air. The role of NaCN is to, ठीक है, role of NaCN is to dissolve the gold to form an orosynite complex, ठीक है। ये गोल्ड को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए पूरा ओवरऑल रिएक्शन ही देख लीजिए, ठीक है। O2 प्लस 4Au, सॉरी 4Ag, सॉरी, है ना, O2 प्लस 4Ag प्लस 8 NaCN प्लस 2H2O gives 4NaAg, ठीक है। This gives 4NaAgCN होल 2 का कॉम्प्लेक्स प्लस 4KOH, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो NaCN है, ठीक है, NaCN ये जो होता है इट हेल्प्स इन द डिसॉल्व, ये Ag को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी सिल्वर को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है और क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, AgCN होल 2 पावर में प्लस, ठीक है, AgCN होल 2 पावर में माइनस, है ना, AgCN होल 2 पावर माइनस, मतलब ये उसका ऑक्सीडेशन, इसका चार्ज माइनस। क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए हम लोग के पास क्या है, NaAgCN होल 2, यानी कि इसी को हम लोग यहाँ से Na प्लस को हटा देंगे तो ये क्या बच जाएगा, AgCN
होल टू ऊपर में नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि ये जो हम लोग का सिल्वर है दैट इज प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पर ये क्या था, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पर ये क्या आ गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, ठीक है। तो NaCN का रोल क्या है, इट फॉर्म्स दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इट फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स ताकि वो डिसॉल्व हो पाए, ठीक है, ताकि वो डिसॉल्व हो पाए, ठीक है। तो सिंपली उसको नहीं कन्वर्ट कर रहा, सिंपली उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा, बल्कि उसके साथ कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म कर रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर, इट फॉर्म्स दिस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, COCl4 होल टू सॉरी COCl4 2 माइनस एंड COH2O6 2 प्लस have different colors, this is because, ये किस लिए होता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देता हूं, है ना, ये देखिए COH2O होल 6 2 प्लस, इसमें आपको कोबाल्ट किस में मिलेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और COCl4 2 माइनस, इसमें आपको कोबाल्ट किस में मिलेगा, कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। मगर एक बात है, आप कभी भी COCl6 4 माइनस फॉर्म नहीं कर सकते, यानी कि ये Cl6 Cl लिगेंड फॉर्म नहीं हो सकता है, जबकि 6 वाटर लिगेंड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। इसका रीजन है कि ये जो वाटर है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है एज कंपेयर टू Cl, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो दोनों में ही आप क्या देख रहे हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन ठीक है। तो अच्छा, तो ये पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गया, ठीक है, ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। दे हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज, हाँ ज्योमेट्री तो इनका अलग अलग ही है, ठीक है, ज्योमेट्री अलग अलग है। नेक्स्ट देखिए, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होंगे क्योंकि दोनों ही यहाँ पर एज ए वीक लिगेंड एक्ट करेंगे, ठीक है, वीक लिगेंड। तो इसका भी आपका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, D7, इसमें भी आपका होगा D7, और ये सब हाई स्पिन होंगे, ठीक है, ये सब हाई स्पिन होंगे, तो ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट देखिए, दे हैव CO इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड बाउंड टू डिफरेंट लिगेंड्स, तो देखिए ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट तो है नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। डिफरेंट लिगेंड के साथ तो बाउंड है लेकिन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं, तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनका ज्योमेट्री, इनका ज्योमेट्री अलग है, दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट कलर्स, ठीक है। इसमें भी आपको क्या दिखेगा, ये है शायद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का, ये है शायद ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का, ठीक है। अब दोनों में भी कलर इंटेंसिटीज का भी फर्क रहता है और कलर का भी फर्क रहता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CuI2 is unstable because it readily decomposes into, ये किसमें डिकम्पोज करता है, देखिए CuI2, ठीक है, I का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, इसको हम लोग X मान ले, ठीक है, तो X प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि X इज इक्वल टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो CuI2, तो Cu इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये डिकम्पोज करता है किसमें, देखिए अच्छे से, 2CuI2 गिव्स 2Cui प्लस I2, ठीक है, ये होता है ओवरऑल रिएक्शन, है ना, ये होता है ओवरऑल रिएक्शन। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये किसमें डिकम्पोज कर रहा है, एक है CuI, एक है I2, ठीक है। तो ये हम लोग इसमें ढूंढने का कोशिश करते हैं, देखिए CuI और I2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है, ये वाला हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये भी आपको मतलब कि रिएक्शन आपको पता होना है तभी आप ये कर पाएंगे, ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है उतना। Which one among the following chlorides, क्या क्या है, ZnCl2, HgCl2, BaCl2, AlCl3 is dissociated to the least extent in aqueous solution, इनमें से कौन aqueous solution में सबसे कम एक्सटेंट में डिसॉल्व होगा। देखिए इसमें ना हम लोग को देखना है उनका, क्या देखना पड़ेगा हम लोग को, उनका KSP वैल्यू, ठीक है, KSP वैल्यू जिसका लोएस्ट होगा, ठीक है, वो लेस डिसोसिएटेड होगा, ठीक है, जिसका KSP वैल्यू लोएस्ट हो यानी कि उसका सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, तब फिर वो लेस डिसोसिएटेड होगा, ठीक है, लेस
डिसोसिएटेड, ठीक है, लेस डिसोसिएटेड होगा। और इसमें मतलब मैं आपका कोई उतना हेल्प कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ये भी आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सो AlCl3 हैज लीस्ट KsP वैल्यू, ठीक है, AlCl3 का लीस्ट KsP वैल्यू है, इसीलिए इन सब में AlCl3 विल बी लीस्ट डिसोसिएटेड। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा, which one among the given ions has the highest polarizing power, ठीक है, इसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। यहाँ पर हम लोग इसे कैसे निकालेंगे, क्या वो Na+ है, क्या वो Ca2+ है, क्या वो Mg2+, है, क्या वो Al3+ है, कैसे पता लगाएंगे? तो इसमें हम लोग को ये देखना है कि ये जो पोलराइजिंग पावर होता है, ठीक है, पोलराइजिंग पावर है ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाई साइज, ठीक है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाई साइज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, Na में देखिए यह है +1, इसका चार्ज देखिए +2, इसका चार्ज देखिए +2, इसका चार्ज देखिए +3, तो इसका चार्ज बहुत ज़्यादा है ना, इसका चार्ज बहुत ज़्यादा है, +3 चार्ज है इसका, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो Al3+ है इसका सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी हुआ है ना, चार्ज बाई साइज क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी, और जिसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो करेक्ट हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा Al3+, एल्यूमिनियम, ठीक है, Al3+ का सबसे ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which compound can act as both Lewis acid as well as Lewis base, ठीक है, इनमें से कौन लुइस एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है, लुइस बेस की तरह एक्ट कर सकता है, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है क्या, एम्फोटेरिक, क्या पूछ रहा है ये आपसे, कौन एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक कौन है, क्या वो पानी है, क्या वो SnCl2 है, क्या वो अमोनिया है, क्या वो BF3 है। अरे ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं 11th-12th से कि वाटर क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, इट कैन एक्ट एज एन एसिड एंड इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ए बेस, दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। तो वाटर ही होगा हम लोग का इसमें करेक्ट आंसर, है ना, वाटर को आप एज ए एसिड भी ट्रीट कर सकते हैं और एज ए बेस भी आप इसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, पेरोवॉक्साइट इज अ मिनरल CaTiO3, ठीक है, ये होता है पेरोवॉक्साइट का केमिकल फॉर्मूला। द पेरोवॉक्साइट crystal structure is adopted by several oxides as well as some fluorides. Which among the given formula most likely represents a known fluoride having the perovskite structure? इनमें से कौन इस perovskite structure को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, ये आपको बताना है, तो कौन कर सकता है ना। तो इसका आंसर जो है वो है KZnF3, ठीक है, ये आइडियल पेरोवॉक्साइट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये हम लोग को कैसे पता चलता है, बाई एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है, या फिर जो पाउडर क्रिस्टलोग्राफी वगैरह, ऐसे कई सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलोग्राफी वगैरह का, उन सब से हम लोग को ये पता चला कि ये जो KZnF3 होता है इट हैज पेरोवॉक्साइट स्ट्रक्चर, ठीक है, आइडियल पेरोवॉक्साइट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो फ्लोराइड्स के केस में ये होता है आइडियल, ठीक है, ये होता है आइडियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in its reaction with the aqueous solution of Cu2+, the cyanide ion is similar to, ठीक है, ये जो cyanide ion होता है it is similar to, the cyanide ion is similar to, किसके साथ सिमिलर होगा, ठीक है, ये यदि हम लोग देखते हैं तो ये हम लोग को कैसे होगा, देखिए, तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नॉलेज काम में आएगा, ठीक है, जो साइनाइड होता है यानी कि Cn- दैट इज अ पाई एक्सेप्टर लिगैंड, ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है, मगर यदि ये सब आप देखेंगे तो ये क्या होता है आपका पाई डोनर, ठीक है, सिमिलरली ये भी आपका पाई एक्सेप्टर नहीं होता है, ये भी क्या होता है आपका पाई डोनर, ठीक है। जो आपका पाई एक्सेप्टर होता है दैट इज CO, ठीक है,
CO भी क्या होता है, CN माइनस की तरह ही होता है, पाई एक्सेप्टर, एंड इट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो साइनाइड आयन विल बिहेव सिमिलर टू CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसी के तरह ये एक्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लिगैंड कैन लीड टू लिंकेज आइसोमर्स, ठीक है, इनमें से लिंकेज आइसोमर कौन शो करता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग को इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। एजाइड यानी कि N3 माइनस। ओके, नेक्स्ट है साइनेट है, नाइट्रेट है, ठीक है। इन सब का आपको स्ट्रक्चर क्या है शायद आपको पता हो, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। तो इसमें देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ये नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट शो करेगा लिंकेज आइसोमर्स, ठीक है। लिंकेज आइसोमर्स कौन होता है, जैसे सपोज एक हम लोग के पास है आंसर, ठीक है, एक हम लोग के पास है लिगेंड थायोसाइनेट, ठीक है, NCS, ठीक है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ठीक है। ये सपोज हम लोग के पास है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक बार तो मेटल से नाइट्रोजन ज्वाइन करेगा, ठीक है, और एक बार तो मेटल से सल्फर अटैक करेगा, मतलब ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो यानी कि उस लिगैंड के पास मोर देन 1 डोनर एटम्स होते हैं, डोनर साइट्स होते हैं, मगर कोई एक ही एट अ टाइम इस पर लिगैंड मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, मतलब कोई एक साइट एट अ टाइम मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। सो दैट वुड बी ऑप्शन नंबर D। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बोरॉन मिनरल बोरैक्स contains the anion H4B4O9 2-. What is the formal oxidation number of boron in this anion, ठीक है। हम लोग को इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। इसे हम लोग मान लेते हैं बोरॉक्स, ये जो बोरॉन वाले को हम लोग मान लेते हैं X, ठीक है। तो 4 बोरॉन है यानी कि 4X प्लस 4 हाइड्रोजन है यानी कि 4 इंटू प्लस 1, और 9 ऑक्सीजन है यानी कि 9 इंटू -2, दिस इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या देखेंगे, 4x प्लस 4 माइनस 18 विच इज इक्वल्स टू -2, है ना, दिस इज इक्वल्स टू -2, दिस इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 4x माइनस 14 इज इक्वल्स टू -2, 4x इक्वल्स टू -2 प्लस 14 दैट इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, यानी कि 4x इज इक्वल्स टू 12, तो फिर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 3। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर है दैट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो x हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू +3, ठीक है, ये +3 याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे दिया नहीं है लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, कि प्लस होगा माइनस होगा, ठीक है, सबको पता है प्लस होता है लेकिन तब भी ये हो जाएगा +3। ओके, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 आइसोमर्स आर ऑब्टेन्ड फॉर PT NH3 2Cl2 while only 1 isomer is obtained for Ni NH3 2Cl2, this is because, ठीक है, ये किस लिए ऑब्टेन होता है, देखिए इसके लिए ना आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये आपको पता है पीटी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, इसको भी आप ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। और निकल भी क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो पीटी क्योंकि ये बिलोंग करता है फॉर, मतलब ये बिलोंग करता है 4D से, और निकल बिलोंग करता है 3D से, ठीक है। तो क्योंकि ये निकल 3D से बिलोंग करता है, इसीलिए हम लोग ये जो निकल वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो Ni NH3 2Cl2 दिस वुड फॉर्म टेट्राहेड्रल, whereas ये जो PT NH3 2Cl2 दिस विल फॉर्म स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अभी शायद आप लोगों में से कई लोगों को आंसर समझ में आ रहा होगा, है ना। तो वैसा ही है जैसा आप इसको सोच रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए ये जो Ni वाला स्ट्रक्चर होगा, इसमें क्या होगा, ये तो टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना। यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH3, ठीक है, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, तो इसका तो एक ही आइसोमर होगा, ठीक है। इसमें हम लोग 2 आइसोमर तो देख नहीं सकते, है ना। ओके, सो ये वाला आपका हो जाएगा 5D का, ठीक है। और ये जो PT है, ठीक है, PT वाला ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक बार
ये देखिए, ये हम लोग का है NH3 Cl, ठीक है। तो इसमें हम लोग के पास सिस ट्रांस का ऑप्शन आ जाएगा, सिस, और यहाँ पर हम लोग ट्रांस का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ से Pt, यहाँ NH3, यहाँ NH3, यहाँ Cl और यहाँ Cl, ठीक है। तो Pt के केस में क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर दो आइसोमर मिल जाएंगे, एक सिस एक ट्रांस, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर है। मगर ये जो निकल है ये टेट्राहेड्रल है, इसीलिए आप इसको कैसे भी घुमाएं, सिस ट्रांस ट्रांस जो मर्जी आपको करना है कीजिए, ये सेम ही दिखेगा आपको मॉलिक्यूल, इसलिए इसका नंबर ऑफ आइसोमर्स 1 होते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या दिया है। द टू कॉम्प्लेक्सेस डिफर इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नेक्स्ट, द टू कॉम्प्लेक्सेस डिफर इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए ना तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, ना तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। द टू कॉम्प्लेक्सेस डिफर इन देयर कोऑर्डिनेशन नंबर, नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम है 4, ये तो सेम है, ये सेम है, ठीक है। द टू कॉम्प्लेक्सेस डिफर इन देयर कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, हाँ, ज्योमेट्री अलग अलग है, एक में है टेट्राहेड्रल, एक में है स्क्वायर प्लेनर, ओके। सो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 100, वो क्या है, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, CONH3 होल 4 Cl2 प्लस वाटर गिव्स दिस कॉम्प्लेक्स प्लस Cl माइनस। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या इसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, क्या इसे हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे, क्या इसे सब्स्टिट्यूशन एंड रिडक्शन बोलेंगे, या सब्स्टिट्यूशन एंड ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर CO का कितना चार्ज है, CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, यहाँ पर भी CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है। बस हुआ क्या है, एक Cl यहाँ से हटा और एक वाटर यहाँ पर आया, यानी कि ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली आपको दिख रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन है। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ चेंज आता तब हम लोग बोलते हैं इसमें ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस तक खत्म कर दिए हैं। अच्छा, इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, तो मिलेंगे फिर अगली बार, ओके। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।